साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ पांडे। साथियों, आप मेरे साथ पिछले कुछ समय से हम जो प्रारंभिक परीक्षा है, मध्य प्रदेश का प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके यूनिट 10 के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने इसके पहले यूनिट 10 में जो संवैधानिक निकाय हैं, गैर संवैधानिक निकाय है, कुछ सलाहकारी निकाय हैं, उन सब के बारे में सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने भारत निर्वाचन आयोग से लेकर के बाल संरक्षण आयोग तक हम पहुंच चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बाल संरक्षण आयोग के बारे में। हम साथ में मध्य प्रदेश राज्य का जो बाल संरक्षण आयोग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे, उन्हीं कड़ी में, उसी सीरीज में एक सांविधिक निकाय, और वो सांविधिक निकाय क्या है, बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और साथ में मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे कि बाल संरक्षण अधिकार आयोग कैसे काम करता है, इसकी क्या संरचना है, इसके क्या कार्य हैं, ये कितने सदस्यीय बॉडी है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर हम इसके दूसरी क्लास में एमसीक्यू के तहत ये भी देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है, और सांविधिक निकाय से आशय ये है कि इसका संविधान में वर्णन नहीं है, मतलब ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जब ये सांविधिक निकाय है, इसका तात्पर्य यह है कि ये किसी न किसी एक्ट के द्वारा लाया गया होगा। तो ये किस एक्ट के द्वारा लाया गया है, ये बाल संरक्षण अधिनियम जो है 2005 का, उसी के द्वारा इसका गठन हुआ है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र समझौता बाल संरक्षण से रिलेटेड, बालकों से रिलेटेड जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनको चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक समझौता हुआ। और वो समझौता कब हुआ, तो 20 नवंबर 1989 को। उसके बाद भारत सरकार द्वारा इस समझौते का अनुमोदन 11 दिसंबर 1992 को किया गया, और उसके बाद बाल संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया। उसके तहत क्या किया गया, बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग काम कैसे करता है, बाल संरक्षण आयोग के काम करने के तरीके क्या हैं, ये कैसे और इसकी संरचना कैसी है। तो बाल संरक्षण आयोग एक राष्ट्रीय, जब भी हम बाल संरक्षण आयोग की यहाँ बात करेंगे तो आप ये याद रखें कि हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बाल संरक्षण आयोग संस्था गठित की गई है, और हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऐसे जिला स्तर पर बाल न्यायालय का गठन किया गया है। ऐसी इसकी संरचना है, ऐसी इस आयोग की संरचना है। अब गठन की अगर बात करें तो गठन कब हुआ, तो गठन जैसा कि मैंने आपको अब बताया कि जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 2005, उसी के द्वारा इसका गठन 2007 और मार्च महीने में हुआ। और जो 2005 अधिनियम है उसका सेक्शन 3 के तहत इसका गठन किया गया। आयोग का काम क्या है, आयोग का उद्देश्य क्या है। आयोग जो है वो देश में बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन तथा उनको उचित प्रकार से लागू किया जा सके, उसका प्रबंधन करने का काम किसका है। बाल अधिकार जो मिले हैं, बालकों के जो अधिकार हैं, उनको कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इन सब के लिए काम करता है कौन, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संरचना कैसी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी संरचना आखिरकार कैसी है, हम उसके बारे में देखते हैं। एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष कौन होगा, तो बच्चों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किया हो, जिसको ऐसा अनुभव हो। 6 सदस्य होंगे,
और इनमें एक महत्वपूर्ण बात, इन 6 सदस्यों में 2 सदस्य महिला का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। मतलब ये जो टोटल 6 सदस्य हैं, इनमें से 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। और वो सदस्य कौन हो सकता है, अगर हम इसके बारे में देखें कि ये 6 सदस्यों में से 2 महिलाएं होंगी और जो अन्य होंगे वो किस योग्यता को धारण करते हो, तो वो अध्यक्ष, या अध्यक्ष के लिए तो यहाँ बताया गया है कि बच्चों के कल्याण एवं संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। अब सदस्य कौन बन सकता है, तो सदस्य वही बन सकता है जो इन विषयों पर प्रतिष्ठा प्राप्त हो, अनुभव रखता हो, जानकारी रखता हो, योग्यता रखता हो। और वो विषय कौन से हैं, तो शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं बाल विकास कल्याण, किशोर न्याय या उपेक्षित तिरस्कृत बालकों का निःशक्त बच्चों की देखभाल के मामले में काम किया हो, बाल श्रम का उन्मूलन या बच्चों के लिए तनावपूर्ण स्थितियों के उन्मूलन के क्षेत्र में काम किया हो, या बच्चों से जुड़े कानूनों का जानकार हो, अनुभव रखता हो। ऐसा व्यक्ति ऐसे इन सब योग्यताओं में से जो भी धारण करता होगा वो इनके अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नियुक्ति की बात हमने करी, नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति का काम कौन करता है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय, उसमें कितने लोग होते हैं, तो 3 लोग, एक 3 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा होता है। और नियुक्ति का काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो एक समिति गठित होती है इनकी नियुक्ति के लिए, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय का जो मंत्री होता है उसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित होती है, वो चयन समिति गठित होती है और वो सिफारिश करती है, और उसकी सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार क्या करती है, इनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक सदस्य सचिव, इनमें से एक सदस्य सचिव होगा और वो सचिव को नियुक्त करने का काम केंद्र सरकार करती है। भारत सरकार, उसके अगर पद की बात करें, उसके दर्जा की बात करें, तो वो भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव के समान रैंक का होगा। उसकी जो रैंक होगी वो भारत सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव के समान होगी। अध्यक्ष व सदस्यों की अगर हम वेतन भत्तों की बात करें और उनके सेवा शर्तों का, तो उनका निर्धारण भी कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। और एक बात, केंद्र सरकार भी उनके कार्यकाल के दौरान उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं करती। और अभी तक जब तक हमने पढ़ा है तो हमने बार बार इस चीज की चर्चा करी है कि अलाभकारी परिवर्तन से क्या आशय है। अलाभकारी परिवर्तन से आशय यह है कि जब किसी भी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हुई है उस समय इनकी सेवा शर्तों में या जो भी इनका सुविधाएं दी जाती हैं या जो भी इनके वेतन भत्ते हैं उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, वृद्धि की जा सकती है। आइए हम आगे देखते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल और पद मुक्ति, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये पद से हटते कैसे हैं, या अगर इन्हें इच्छा हो कि हमको पद पर नहीं रहना है उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो जाए, जो पहले हो जाए, आयु जो पहले हो जाए, चाहे 3 वर्ष का कार्यकाल पहले हो जाए या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले होगा तब तक के लिए इनका कार्यकाल होगा किसका, अध्यक्ष का। अब हम सदस्य की बात करते हैं तो सदस्य 3 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए, इनमें भी वही है जो पहले हो जाए, चाहे तो 3 वर्ष का कार्यकाल हो जाए चाहे 60 वर्ष उम्र हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो जाएगी तब तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। त्यागपत्र अगर ये चाहे तो किसको दे सकते हैं, तो ये केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो। ये त्यागपत्र देने का काम किसको, केंद्र सरकार को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने की परिस्थितियां। हमने अभी तक तो ये बात करी कि अगर
इनका कार्यकाल खत्म हो जाए तो ये हट जाएंगे, या इनको त्यागपत्र देना हो तो ये स्वतः से त्यागपत्र दे के हट जाएंगे केंद्र सरकार को। लेकिन अगर इन सब के बावजूद इनके कार्यकाल के दौरान किसी को लगे, और वो किसको लगेगा, वो हटाने का अधिकार किसको है, तो केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार उन कौन सी परिस्थितियों के तहत इनको हटा सकती है, हम उसके बारे में देखते हैं। दिवालिया हो जाना, या अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया हो जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। दिवालिया से आशय आर्थिक रूप से है। आर्थिक रूप से अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं, किसी व्यक्ति, किसी निगम, किसी कंपनी से, अगर आप उसको चुकाने में सक्षम नहीं हैं और आपको सक्षम न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया है, तो आपको केंद्र सरकार उस पद से हटा सकती है, बर्खास्त कर सकती है। लाभ का पद धारण करना, या कि आप इस कार्यकाल के दरमियान जहां आप अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदस्थ हैं, अगर किसी बाहर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण करते हैं तो आपको केंद्र सरकार हटा सकती है, उनको केंद्र सरकार हटा सकती है। काम करने में अक्षम हो जाना, आप जिस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं उसमें अगर काम करने में अक्षम हो गए, आप सक्षम नहीं हैं, या आपने काम करने से मना कर दिया, तो भी आपको हटाया जा सकता है, अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, पद का दुरुपयोग करने पर, आपने कार्यकाल के दौरान अगर ऐसा लगा केंद्र सरकार को कि आपने पद का दुरुपयोग किया है, गलत तरीके से पद को चलाया है, तो भी आपको हटाया जा सकता है। सजा याफ्ता होने पर, या किसी न्यायालय द्वारा आपको सजा की घोषणा कर दी गई हो, सजा दे दी गई हो। लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, यह सबसे बड़ी बात है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कब हटाया जाता है, किन परिस्थितियों में हटाया जाता है। तो लगातार अगर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे तो भी केंद्र सरकार हटा सकती है, केंद्र सरकार को हटाने का अधिकार है। केंद्र सरकार कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सुनवाई के अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। ये एक अच्छी बात है, ये एक ठीक बात है, क्योंकि कोई भी हो उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो अध्यक्ष या सदस्यों को केंद्र सरकार हटाएगी तो सही, अगर इन सब चीजों में किसी में भी लिप्तता पाई गई, लेकिन एक बार उनको उनकी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। आयोग में आकस्मिक रिक्ति होने पर शेष अवधि हेतु, अगर आयोग में किसी अध्यक्ष या सदस्य के पद रिक्ति हो गई आकस्मिक रूप से, वो किसी कारणवश चाहे त्यागपत्र देने पर या किसी की कई बार मृत्यु हो जाने पर पद खाली होता है, तो शेष अवधि के लिए, जितने अवधि के लिए उसका कार्यकाल बचा है, किसका, जो व्यक्ति पहले नियुक्त था, तो 90 दिनों के भीतर वो पद भरा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखें। आपसे पूछेगा कि कितने दिनों के भीतर पद को भरा जाता है, तो 90 दिनों के भीतर पद को भरा जाना आवश्यक है। अब हम देखते हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ये क्या है, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य, लेकिन 2 बार से ज्यादा के कार्यकाल के लिए नहीं होते। ऐसी बात की गई है केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में। आइए हम देखते हैं आगे और आगे पढ़ते हैं आयोग के कार्य क्या हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी एक उद्देश्य के तहत काम करता है और उसके कार्य क्या होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। बाल अधिकारियों के संरक्षण हेतु सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना तथा उनके बाल अधिकारों तथा उनकी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। बाल अधिकारों के जो संरक्षण है उनका संरक्षण करना तथा वो कैसे बेहतर उनका क्रियान्वयन हो सके उसके लिए सिफारिश करने का काम कौन करता है, तो बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग करता है। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा कार्रवाई की पहल करना। अपन चेक करता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कि किसी भी बालक के बाल अधिकारों का हनन हुआ है क्या, अगर उनका हनन हुआ है तो उसकी जांच करना तथा कार्रवाई की पहल करना। ऐसी काम कौन करता है, तो वो हमारा बाल संरक्षण आयोग। आतंकवाद,
सांप्रदायिक दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV एड्स, अनैतिक व्यापार, शोषण और वेश्यावृत्ति जैसे कारकों का परीक्षण करना जो बच्चों के अधिकारों के उपभोग को बाधित करते हैं। इन सब विषयों में ये कहा गया है कि ऐसे तमाम विषय, ऐसे तमाम परिप्रेक्ष्य जो बालकों के अधिकारों का हनन करते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करके बाल अधिकार मिल सके, सुनिश्चित हो सके किसी भी बच्चे के लिए, उसका काम करने का काम कौन करता है? तो वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य हाथ में लेना तथा उसे प्रोत्साहित करना, बाल अधिकारों को कैसे बेहतर बनाया जा सके उनमें शोध करना, रिसर्च करना तथा अगर कोई अच्छा सा विचार, अच्छा सा कोई नियम कानून आता है उसको प्रोत्साहित करने का काम किसका है? तो बाल संरक्षण आयोग का है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, इनका जो भी लेखा जोखा होता है उनके परीक्षण का काम कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। ये तो इनके कार्यों की बात हो गई। इसके कार्य बहुत सारे हैं आयोग के, और वो सब बाल अधिकारों से संबंधित ही कार्य इनको दिए गए हैं। बाल अधिकारों का कैसे बेहतर से बेहतर सुनिश्चित क्रियान्वयन हो सके उसका इसका मेन उद्देश्य है, और उन्हीं के लिए इन समस्त कार्यों के तहत आगे बढ़ रहा है आयोग और अपना बेहतर योगदान दे रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। आयोग की शक्तियां, आयोग को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, आयोग को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, हम उसके बारे में देखते हैं और चर्चा करते हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति दी गई है। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होते ही आयोग किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है तथा उसने जो शपथ ली है उस शपथ के बारे में पूछताछ कर सकता है, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकता है। समन, शपथ परीक्षण करना, दस्तावेजों की खोज, किसी भी कार्यालय से दस्तावेजों की खोज और उत्पाद की मांग करने का काम, मांग करने के अधिकार, प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? वो आयोग को दिया गया है कि वो किसी भी कार्यालय से रिपोर्ट मांग सकता है और कार्यालय को प्रस्तुत करना ही होगा। किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। जांच के बाद उठाए जा सकने वाले कदम, अगर आयोग बाल अधिकारों से संबंधित जांच करता है और उसे कोई दोषी पाया जाता है तो जांच के बाद कौन कौन से कदम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग उठा सकता है उसके बारे में देखते हैं। कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा कर सकता है। कार्रवाई को शुरू किया जाए, जिसने बाल अधिकारों से संबंधित विषय का हनन किया है उनके प्रति कार्रवाई शुरू करने की अनुशंसा कर सकता है। यह आवश्यक दिशा निर्देशों और परमादेशों के लिए उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से अपील कर सकता है। ये कोर्ट से भी ये अपील कर सकता है, न्यायालय से ये अपील कर सकता है कि आप इस विषय पर संज्ञान लें, कोर्ट इस विषय पर संज्ञान ले। संबंधित सरकार या प्राधिकारी से पीड़ित को आवश्यक अंतिम राहत की सिफारिश भी कर सकता है। ये सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या किसी संबंधित राज्य सरकार का मामला हो, तो उसमें राज्य सरकार से भी यह सिफारिश कर सकता है कि इस फला व्यक्ति को अंतरिम राहत की दी जाए, अंतिम राहत सुनिश्चित कराई जाए। आयोग क्या है? समय समय में अधिवेशन करेगा, किंतु पिछले और जो आगे अधिवेशन होने वाला है उसमें 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आयोग, क्योंकि समय समय पर बहुत सारे विषयों पर चर्चा करनी होती है, उनके लिए आयोग को एक अधिवेशन बुलाना होगा और अधिवेशन समय समय पर सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए एक क्राइटेरिया तय की गई है कि जो पहले अधिवेशन हुआ है और जो आगे होने वाला है उसके बीच में 3 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनका ध्यान जरूर रखें। निर्णय बहुमत पर नहीं होंगे। कोई भी निर्णय हो, आयोग के अंतर्गत कोई भी विषय आएगा, उसका जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। इसमें एक चीज ये होती है कि कई बार जब मत बराबर हो जाते हैं तो उस समय अध्यक्ष भी वोटिंग कर सकता है, या अध्यक्ष नहीं है तो उस समय जो पीठासीन है वो भी कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। तो ये हमने आयोग के शक्तियों के बारे में
समझा कि आयोग इन शक्तियों के तहत कार्य कर रहा है। आयोग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कई बार एग्जाम में, आयोग को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, किस न्यायालय की, आप बताएंगे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि अधिवेशन के बीच में कितने दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए, तो वो आप बताएंगे कि 3 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह आपसे पूछेगा कि अगर आकस्मिक रिक्ति हो गई है तो उस पद को कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए, तो आप बताएंगे 90 दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कई बार मेरे बातचीत के दरमियान अगर ये 3 माह को 30 दिन बोल दिया गया हो तो आप याद रखें ये 3 माह ही है, 3 माह के बीच का अंतर नहीं होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट और प्रतिवेदन, क्योंकि कोई भी संस्था हो, कोई भी आयोग हो, कोई भी संगठन हो, जब वो काम करता है तो वो अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है उसके बारे में पूछा गया है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। रिपोर्ट और प्रतिवेदन, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपता है कौन? आयोग। और कई बार ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सरकार से संबंधित हैं तो राज्य सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी जाती है और वो राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल में रखवाई जाती है। 1 वर्ष के भीतर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर होने वाली कार्रवाई के पत्र के साथ, हाँ इसमें क्या होता है कि जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा उसमें अगर आयोग ने सरकार से किसी विषय के बारे में सुझाव दिए थे या कोई सिफारिश करी थी, उसको मानने या ना मानने का जो भी कारण हो वो भी इसके साथ संबंधित विधानमंडल पे, चाहे वो संसद से जुड़ा, केंद्र सरकार से जुड़ा मामला हो तो संसद में, संबंधित राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो तो वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, कारण सहित कि सिफारिश क्यों मानी गई, सिफारिश क्यों नहीं मानी गई। अब इस स्मरण पत्र में ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार करने, जो मैंने आपको कहा कि ये क्यों अस्वीकार कर दी गई, क्यों नहीं मानी गई, उनके कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के एक संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा चार्ट है, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट के थ्रू अपने पास रख सकते हैं। रिवीजन के लिए ये एग्जाम के समय बहुत फायदेमंद साबित होता है। स्वरूप की अगर हम बात करें कि बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का स्वरूप कैसा है, तो ये हमने बताया ही, चर्चा करी कि ये सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। अब जब सांविधिक निकाय है तो इसका गठन किसके द्वारा हुआ? स्थापना गठन की अगर हम बात करें तो बाल संरक्षण अधिनियम जो 2005 में आया उसके सेक्शन 3 के तहत इसका गठन हुआ। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 5 मार्च 2007 को बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई। अगर हम इसके प्रधान कार्यालय के बारे में देखें कि इसका कार्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। और अगर हम संरचना के बारे में देखें कि इसकी संरचना कैसी है, तो हमने इसके बारे में बात करी ही कि ये 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य 1 सचिव के साथ काम करता है। इस तरह से ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है जिनमें 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऐसे आयोग का प्रावधान है, ऐसे आयोग संरचना के तहत काम करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति के लिए मैंने आपको बताया कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय का जो मंत्री होगा उसके द्वारा गठित 3 सदस्यीय, उसके द्वारा एक समिति गठित की जाती है। जो 3 सदस्यीय समिति होती है उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है नियुक्ति करने का काम। अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सदस्य का कार्यकाल हमने बात करी कि 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। रिपोर्ट, वो वार्षिक रिपोर्ट अपने किसको देता है, तो केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें कि पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो शांता सिन्हा जी पहले अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल
किस दरमियान रहा, तो 2007 से 2010 के बीच का कार्यकाल शांता सिन्हा जी का रहा। अगर हम वर्तमान में देखें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका कानूनगो जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये कब बने, तो ये 2018 में बने थे, जो अभी लगातार वर्तमान में भी इस पद पर विराजमान है। साथियों, अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में जो सदस्य हैं, इनके बारे में आप एग्जाम देने जाने से पहले एक बार अपडेट रहें, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इनको समय समय पर बदला जाता रहता है, इसलिए आप करंट से अपडेट रहें। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी मतलब जिस विभाग के अंतर्गत ये काम करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। किसके, बाल संरक्षण आयोग के। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेसिफिक ऐसा वर्णन नहीं है मध्य प्रदेश की राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, लेकिन जो हम परीक्षा की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका मध्य प्रदेश में कैसा संरचना है आयोग की, उसके बारे में हमको पढ़ना आवश्यक रूप से पढ़ लेना चाहिए। इसलिए आइए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। गठन की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ, किसके तहत हुआ, तो स्थापना इसकी 2007 में हुई और बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो गठित हुआ 2005 में, उसके सेक्शन 17 धारा 17 के तहत इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय आयोग का गठन धारा 3 के तहत सेक्शन 3 के तहत हुआ था, लेकिन जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है मध्य प्रदेश का, उसका जो गठन हुआ वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत ऐसा किया गया। आइए हम आगे विस्तार से देखते हैं। संरचना की अगर हम बात करें कि इसकी संरचना कैसी है, तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय में हम ये चर्चा करते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष वही होगा जो बच्चों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। उसी प्रकार इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। और ये सदस्य कौन कौन होंगे, तो वो इन सब विषयों के, चाहे शिक्षा से हो, बाल स्वास्थ्य से हो, किशोर न्याय से हो, बाल श्रम का उन्मूलन से हो, बाल मनोविज्ञान या समाज शास्त्र से, या बच्चों से जुड़े कानूनों के बारे में जानकार हों, उसके लिए प्रतिष्ठित हों, उसके लिए सम्मानित हों, तथा वो इन सब विषयों के अंतर्गत अनुभव रखते हों, विशेषज्ञता रखते हों, वही आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इनमें आप एक चीज जरूर याद रखें कि 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। आइए हम आगे देखते हैं। अगर हम नियुक्ति की बात करें कि इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कौन करता है, तो राज्य सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता में जो एक समिति गठित होती है और उस समिति में 3 सदस्यीय समिति होती है, तो उसके तहत राज्य सरकार नियुक्ति करने का काम करती है। राज्य सरकार आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करती है। एक सचिव होते हैं, इन सचिव के नियुक्ति करने का काम भी राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार के सचिव रैंक के समान रैंक होगा किसका, जो एक सचिव गठित होगा आयोग में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। वेतन और भत्तों की अगर हम बात करें कि वेतन भत्ते क्या हैं आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के, तो इसके निर्धारण का काम भी राज्य सरकार करती है और इसमें भी किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। नियुक्ति के बाद इसमें किसी भी प्रकार का नुकसानदेह प्रावधान नहीं किया जाएगा। अब राज्य आयोग के अगर मुख्यालय की बात करें तो राज्य आयोग का मुख्यालय वहां होगा जहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय है वो भोपाल में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चर्चा करते हैं। अगर हम इसके कार्यकाल और पदमुक्ति की बात करें, कार्यकाल और हम पदमुक्ति की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि इसका कार्यकाल और पदमुक्ति के बारे में क्या प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए है। सदस्य 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए है। अगर ये त्यागपत्र देना चाहें कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दरमियान त्यागपत्र दें तो ये राष्ट्रपति कह रहे हैं राज्य सरकार को त्यागपत्र अपना दे सकते हैं। और राज्य सरकार अगर चाहे तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी इनको हटा सकती है, अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकती है। कौन? राज्य सरकार। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आयोग के कार्य। अगर हम आयोग के कार्य देखें, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य देखें, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य देखें, तो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु सुरक्षा उपायों का परीक्षण करना और वो उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। इसी प्रकार बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने पर और उनको जांच करने के बाद इनमें कार्रवाई की पहल करने की बात भी कौन? राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग कर सकता है। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, इन सब विषयों पर भी आयोग समय समय पर चर्चा करता है। ये ऐसे विषय जिनसे बाल अधिकारों के हनन हो, बाल अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनके विषय में आयोग समय समय पर अपने सिफारिश, अपने सुझाव भेजता रहता है। उसको सुनिश्चित कराने का, बाल अधिकारों का उचित क्रियान्वयन कराने का काम कौन करता है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य स्तर पर। बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य को अपने हाथ में स्वयं लेना और उसे प्रोत्साहित करना, स्वयं रिसर्च करना, स्वयं बेहतर से बेहतर कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तथा इनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना और उनको सुनिश्चित कराने का काम किसका है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अगर हम रिपोर्ट या प्रतिवेदन की बात करें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो ये वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन अपना राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। और ये 1 वर्ष के भीतर आयोग द्वारा दी गई समस्त सिफारिशें, उनमें क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो किन कारणों से नहीं हुई, इन सब के बारे में उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। और जब ये रिपोर्ट दी जाती है तो सरकार उसे विधानमंडल के अंतर्गत रखवाती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं बाल न्यायालय। हमने बात करी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की, हमने राज्य स्तर पर बात करी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। अब हम जिला स्तर पर देखेंगे बाल न्यायालय के बारे में। तो इसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अधिनियम 2005 का है, उसके सेक्शन 25 में किसका? बाल न्यायालय के बारे में बात की गई है। उसी के तहत बाल न्यायालय का गठन किया गया है। अब हम उद्देश्य की अगर बात करें कि इसका गठन का उद्देश्य क्या है, तो बालकों के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधी अपराधों के तेजी से निपटान हेतु बालकों से संबंधित जो भी अपराध हो रहे हैं उनका निपटारा, उनके मामलों का निपटारा तेजी से हो सके, इसके लिए बाल न्यायालय का गठन किया गया था। राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार द्वारा कम से कम एक न्यायालय या प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय को बाल न्यायालय घोषित करने का अधिकार है तथा उसे ये स्थापित करने का अधिकार किसको है? राज्य के हाई कोर्ट को। प्रत्येक न्यायालय में राज्य सरकार क्या करेगी? विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। और वो विशेष लोक अभियोजक कौन होंगे? तो वो होंगे जिनको कम से कम 7 वर्ष वकालत करने का अनुभव प्राप्त हो, जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हो वकालत के क्षेत्र में। तो इस तरह हमने बात करी बाल न्यायालय की। आपने जाना कि बाल न्यायालय का गठन, जो अधिनियम आया 2005 में बाल संरक्षण अधिनियम, उसके सेक्शन 25 के तहत। अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो बाल अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं उनके तुरंत और तीव्र निपटान हेतु ये गठित किया गया।
इसमें विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है और वो नियुक्ति करने का काम किसको किया जाता है? राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हों वकालत के क्षेत्र में, उनकी नियुक्ति कर सकती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इसके संक्षिप्त परिचय के बारे में देख लेते हैं। यह स्लाइड महत्वपूर्ण है, इसमें सभी वो फैक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। स्वरूप, अगर हम स्वरूप की बात करें तो सांविधिक स्वरूप है। गठन की हम बात करें तो इसका भी गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के सेक्शन 17 के अंतर्गत किया गया है। स्थापना की बात करें, स्थापना इसकी 2007 में हुई। कार्यालय की बात करें, कार्यालय भोपाल में है। संरचना इसकी कैसी है? इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य और इसमें भी एक सचिव होगा और 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? हमने चर्चा करी कि राज्य स्तर पर राज्य महिला बाल विकास जो मंत्रालय है उसकी मंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और अध्यक्ष का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए कार्यकाल अध्यक्ष का होता है। अगर हम सदस्य के कार्यकाल के बारे में देखें कि सदस्य का कार्यकाल, तो सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए होता है। सेवा शर्तों की बात करें तो राज्य सरकार ही इनके सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। और अगर वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करती है। आइए हम आगे देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो का पूरा नाम होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। ये बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उससे रिलेटेड एक एक्ट है जो 2012 होगा। यहाँ 2012 आप इसको कर लें, यहाँ 22 प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण लिखा जा गया है। ये पॉक्सो एक्ट 2012 में आया और इसमें संशोधन हुआ है 2019 में। इसमें संशोधन हुआ 2019 में। तो देखिए पॉक्सो एक्ट है क्या, इसका अपन संक्षिप्त में जान लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है जब भी कोई ऐसे अपराध बच्चों से रिलेटेड होते हैं, आप पॉक्सो एक्ट के बारे में सुनते होंगे। ये आपने सुना होगा कि पॉक्सो एक्ट के तहत फला सरकार ने या केंद्र सरकार ने ऐसी कार्रवाई करी है। तो वो होता क्या है? बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा ही ये कानून लाया गया। एक्ट में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके उसके लिए एक्ट में लैंगिक प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मतलब कि ये है पॉक्सो एक्ट का जो पूरा अगर हम एनालिसिस देखें तो ये बालकों से जो संबंधित कानून है, जो बालकों से संबंधित अधिकार हैं, उनको सुनिश्चित करने का काम पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया है। इसमें कार्रवाई के द्वारा उनको जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित कराने का काम किया जाता है। तो साथियों, आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग तथा साथ में हमने मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करी। इसके समस्त फैक्ट के बारे में हमने देखा, पढ़ा और चर्चा करी। साथियों, अब हम इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे जो बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग और मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के MCQ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वहां जुड़ें और आप अपनी तैयारी को एनालिसिस करें, समझें कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के टीम के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।